We can start, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's. Okay. I hope. So मैंने लास्ट टाइम जो कराया था पेज, वो पेज 45 था, जिसमें मैं बात कर रहा था कि मेमोरी की टाइम ड्यूरेशन की, जो कि अब उन्होंने चेंज कर दिया है. सो आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट that retention disorders refer to recall period of up to 10 minutes. Memory disorders refer to a recall period of longer than about 10 minutes. A distinction is made between recent and remote memory disorders. Short-term memory disorders, the reduction or loss of the ability to retain impressions or experiences for up to 60 minutes and more than 60 minutes. So टाइम ड्यूरेशन पहले के मुकाबले में चेंज हो गई. इसी तरह ये आपको अजीब सा लगेगा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि डिसऑर्डर्स ऑफ ईगो, they have put the depersonalization, derealization, thought broadcast, thought withdrawal, thought insertion, and made feelings or alienated feelings, influence. All of these things under the heading of disorders of ego. अब इसका बैकग्राउंड मैं कोशिश कर रहा ढूंढने की, मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं मिला. Disorders in which egocentricity of experience is altered. Definition ये है कि egocentricity of experience is altered. These are called disorders of ego. और उसके अंदर depersonalization है, derealization है, thought broadcast, thought withdrawal, thought insertion और made feelings. पहले ये जितने भी थॉट डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन जो है, वो एक सेपरेट कैटेगरी थी, और जो थॉट डिसऑर्डर्स, ब्रॉडकास्ट, विड्रॉल, इंसर्शन, डिफरेंट कैटेगरी. अब उन्होंने इसको डिसऑर्डर्स ऑफ ईगो में डाल दिया है. सो दिस इज डिफरेंट. क्यों डाल दिया है, मुझे अभी रीजन उसकी नहीं मिली. जैसी मिलेगी मैं वो भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा. फिर डिसऑर्डर्स जो अफेक्ट हैं, हम मूड जो पढ़ते थे, या जो मूड आमतौर पे वार्ड्स में हम कैंडिडेट्स को या अपने ट्रेनीज को बताते हैं, उसमें इलेशन है, लो मूड है, ब्लंटिंग है, लेबाइल है, इस तरह के बताते हैं. इसमें कुछ चीजें ऐड हुई हैं. जो मूड और अफेक्ट की चीजें ऐड हुई हैं, मैं सिर्फ उनको बताना चाहता हूं. मसलन फीलिंग्स ऑफ लॉस ऑफ फीलिंग्स, ये अब टेक्स्ट बुक ऑफ साइकाइट्री है, उसमें ये लफ्ज आया तो ये ऑथेंटिक ही होगा. फीलिंग्स ऑफ लॉस ऑफ फीलिंग, पेनफुल एक्सपीरियंस्ड लैक और लॉस ऑफ इफेक्टिव इमोशन. दिस इज फीलिंग्स ऑफ लॉस ऑफ फीलिंग्स. ये चीज ऐड हुई है. फिर इफेक्टिव रिजिडिटी, वो है रिडक्शन इन द एबिलिटी टू मॉड्यूलेट इफेक्ट. रिडक्शन, आमतौर पे मिजाज में हमारे उतार चढ़ाव आता है. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मिजाज में थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है. वो जो रिस्ट्रिक्शन आ रही है, जिसको पहले हम रिस्ट्रिक्टेड इफेक्ट बोलते थे, उसको उन्होंने इफेक्टिव रिजिडिटी का नाम दे दिया. फिर एक नया लफ्ज ऐड हुआ है इफेक्टिव स्टेट में, जिसको बोलते हैं इनर रेस्टलेसनेस, जिसमें पेशेंट्स कंप्लेन दैट दे आर इमोशनली मूव्ड एंड आर एजिटेटेड और टेंस. अब ये एंजाइटी से डिफरेंट है. मुझे इनर रेस्टलेसनेस, जो अगर मैं मूड में बयान करूं इनर रेस्टलेसनेस, तो मेरे लिए मुश्किल होगा मरीज से एलिसिट भी करना और इसको फॉर्मुलेट भी करना. लेकिन ये कैसे करते हैं, ऑब्वियसली कि नई टर्मिनोलॉजी है तो इसकी डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत है. लेकिन आप लोग ये याद रखें कि ये नए लफ्ज ऐड हो रहे हैं. फिर इसमें एक और मूड स्टेट ऐड हुई है, लॉस ऑफ वाइटैलिटी. ये इफेक्ट के अंदर ले आए, जबकि पहले लॉस ऑफ वाइटैलिटी कहीं और पे सिम्टम बयान किया जाता था, अब इधर इफेक्ट में आ गया. एक और इफेक्ट जो नया मुझे नजर आया, वो फूलिश इफेक्ट है.
silly, empty cheerfulness with a touch of simple-mindedness, foolishness, and immaturity. Previously, there was no mood state or affective state which could describe the foolishness, right? हम उसको यूजुअली इनकॉन्ग्रुएंट इफेक्ट में ले आते थे, लेकिन फुलिश इफेक्ट इज सिली, एम्प्टी चीयरफुलनेस. जी सॉरी, मैं समझा शायद मुझसे कोई बात हो रही. ओके, सो दैट इज again a new addition to it. Then another, loss of vitality, feelings of inadequacy, ये चीजें ऐड हुई हैं. सो जस्ट गो थ्रू देम. मुझे अभी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक इम्प्रेशन ऑफ दीज टर्म्स इज नॉट वेरी मच क्लियर. I will go through that and definitely would let you know where we can utilize them. So these are some different and difficult parameters, jo new addition to the psychiatry, and we should be able to confirm that. Then disturbance of drive and psychomotility. Now we knew that there is mutism, logorrhea, increased drive or psychomotor restlessness, or there were some stereotypy. ये लफ्ज शामिल थे, लेकिन इसमें भी कुछ लफ्ज ऐड नए हो गए. लाइक देयर इज अ word which is added here, okay, paramemia. Now paramemia, they described as mimicking behavior and affective experience do not concur. Paramemia. Again, I was not able to understand what this paramemia actually means. जो वर्ड्स यहाँ एक्सप्लेन हो रहे हैं, मिमिकिंग बिहेवियर, कि मैं नकल मार रहा हूं, कि अगर मैविश ने मुझे कहा है कि आप इधर बैठ जाएं तो मैं भी यही कहूंगा जी आप इधर बैठ जाएं. सो मिमिकिंग बिहेवियर इज पैरामीनिया. एंड इफेक्टिव एक्सपीरियंस डू नॉट कंकर. उसमें मेरा जो मूड के सिम्टम्स हैं वो उसके साथ कोरिलेट नहीं करेंगे, उस बयान के साथ या नकल के साथ. दैट इज पैरामीनिया. बट हाउ आई विल एलिसिट इट in a clinical situation, I don't know yet, because I haven't diagnosed anybody from paramemia. And will this term stay here or will it disappear? I don't know. There was one more term here. Let me check. जो थोड़ी सी मुझे ऑड लगी और मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा. ओके, नो, आई मिस्ड इट. So I was not able to highlight it, so I missed it. So foolish affect, paramemia, एक yes. So affect में एक और लफ्ज parathymia. हमने dysthymia का लफ्ज सुना, euthymia का लफ्ज सुना, but parathymia. And parathymia is inappropriate mood, expression of emotion and experience do not match. Previously, we used to call it again incongruent affect, but now it is parathymia. So this is another new addition to the psychiatric terminology. So make sure that when you are covering the psychiatry, these from previous books, make sure that you are updated with this one and these words, because they may come in exam situation. So the good part is that New Oxford has covered DSM-5 and ICD-11 classification. I won't be touching this topic. The only thing I want to mention is that neurodevelopmental disorders are at the top in both the diagnostic classification, right? And then second, most of the disorders in both the DSM-5 and ICD-11 are almost the same, except for some little bit differences. So अगर आप ICD-11 कर लेते हैं या DSM-5 कर लेते हैं तो उनमें ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा. आप एग्ज़ाम में दोनों बोल सकते हैं. ICD-10 अब शायद एक्सेप्टेबल रेंज में ना रहे soon, because अब ICD-11 और DSM-5 पे
ज्यादा बात होती है। अभी उस दिन भी मैं ग्रुप चैट में देख रहा था, so there were discussion going on about the diagnosis. Unfortunately, I was busy at that time, so I was not able to respond to the questions. But the most interesting component for me was that people were discussing about the ICD-10 diagnostic labels, which unfortunately I feel that they should be now quoting ICD-11 diagnosis or DSM-5 diagnosis as a candidate rather than ICD-10 diagnosis. ये और बात है कि हमारे अभी भी एग्जामिनर उन्हीं पुराने ख्यालात के हैं जो पुरानी टर्मिनोलॉजीज को प्रेफर करते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ वी हैव टू compete with the world, we should be updated. And as a candidate, as an examiner, if I will be the person there, I will definitely prefer. Of course, I cannot fail anybody giving the diagnosis of ICD-10, but I will prefer to use ICD-11 or DSM-5. So, okay. Then the next important thing is जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जो इसमें नई ऑक्सफोर्ड में आई है, वो है RDOC. RDOC is the research domain criteria. Research domain criteria, an alternative framework to guide psychopathology research. ये जितनी टर्म्स मैंने आपको नई पीछे कोट की हैं, जो नई ऑक्सफोर्ड में आई हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि अब एक ये नई रिसर्च का पैरामीटर शुरू हो गया है, साइकोपैथोलॉजी रिसर्च. सो रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया, an alternative framework to guide to psychopathology of research. So इसका मतलब ये कि आने वाले वक्तों में अब जब वर्चुअल रियलिटी शुरू हो जाएगी, वर्चुअली हम पेशेंट्स देखेंगे, तो और साइकोपैथोलॉजिकल टर्म्स ऐसी बनेंगी जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं. क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं और वार्ड्स बंद हैं, वर्चुअली मरीज देखे जा रहे हैं. कैसे देखे जा रहे हैं? मरीज से पैसे कैसे चार्ज किए जाते हैं, उसको नुस्खा कैसे दिया जाता है, नुस्खा उसका कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है, एथिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या हम अब व्हाट्सएप पे मरीज देख सकते हैं, वो कितना सिक्योर है, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच क्या होगी. ये सारे क्राइटेरियाज ये साइकोपैथोलॉजी में भी चेंजेस लेकर आएंगे. सो इन्होंने RDOC का नाम उसको दिया है. RDOC is research diagnostic criteria, or RDC or RDOC. They are all both the same. So just a brief outline about this RDOC. RDOC में उन्होंने कुछ डोमेन्स आइडेंटिफाई किए साइकोपैथोलॉजी की, कुछ उनकी डेफिनेशंस बयान की हैं और कुछ उनके कंस्ट्रक्ट और सब कंस्ट्रक्ट्स बयान किए. अब ये थोड़ा सा FCPS जो इनिशियल फेजेस में है उनके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन FCPS पार्ट 2 वालों के लिए जरूरी है कि दे शुड नो दिस. RDOC, न्यू साइकोपैथोलॉजी रिसर्च क्राइटेरिया. नेगेटिव वैलेंस सिस्टम, positive valence system, cognitive system, social processes, arousal and regulatory system, and sensory motor system. ये उन्होंने 6 सिस्टम डिवाइस की. उन 6 सिस्टम की डेफिनेशन है और उन 6 सिस्टम में क्या साइकोपैथोलॉजी की नई टर्मिनोलॉजीज वो देखेंगे या बनाएंगे, उसके पैरामीटर्स उन्होंने डिफाइन किए. So you should be aware of it. I'm not saying that you should absolutely know all of them, but at least you should be aware of it, that there is a RDOC, and that is for psychopathology research, and there are 6 domains, and 6 domains have their definitions and parameters for new psychopathological terms in various areas. So you should be familiar with it, ताकि आने वाले वक्तों में आप पीछे ना रह जाएं. अक्सर हम साइकियाट्री में वी टॉक अबाउट पैराडाइम्स. व्हाट आर पैराडाइम्स? सो ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम, बायोलॉजिकल पैराडाइम, psychopathological paradigm. Now paradigm is a word for the task, humanistic task, behavioral task,
or CBT task is paradigm. The matrix includes separate column to specify well-validated, reliable tasks and measures or paradigms used in studying each construct. सो रिसर्च में हम जब पैराडाइम्स की बात करते हैं तो एक होल फ्रेमवर्क है, एक टास्क है, और उस पर कैसा काम होना है और उस पर कैसी थ्योरीज जनरेट होंगी, इस पे बारे में बात की जाती है. सो जस्ट briefly go through this chapter. I don't think so you need it to go into the details, but definitely someone can ask you about it in times to come. और जो लोग अभी FCPS शुरू कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके आने वाले एग्जामिनर्स अच्छे और अप टू डेट हुए तो वो ये सवाल ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं इम्तिहानों में, और इम्तिहानों का पैरामीटर चेंज हो सकता है. लेकिन अगर आपके वही पुराने एग्जामिनर हुए और उनकी सोच भी पुरानी हुई तो शायद वो बैंक में से निकाल के सवाल आपको देते रहें तो आपकी बचत रहे. लेकिन आप कहाँ फंस जाएंगे और कहाँ आप आगे मूव करेंगे, it's unpredictable. So be prepared for the worst, or be prepared for the updated knowledge. Application of research evidence in clinical practice. This guy Cipriani actually did lots of research in pharmacology and various drugs, and he's published various research papers as well. Now he's written this new chapter here with application of research evidence in clinical practice. And he has highlighted some of the parameters which may be disagreeable to number of people, but because again, it's part of a textbook, so we have to accept it. और उसने कुछ steps बताए हैं कि ये steps हैं as the 5 A's for the research diagnosis. 1, assess the patient. 2, ask the question. 3, acquire and appraise the evidence and apply, talk with the patient. So उसने कहा जी कि ये जो 5 A's हैं साइकियाट्री की क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिसर्च को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये 5 A's जरूरी हैं. पहला, असेस आपको एविडेंस बेस्ड करना है, और हमने नई टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, उस नई टर्मिनोलॉजी को हम पेशेंट्स पे अप्लाई करेंगे. दूसरा, हम आस्क द क्वेश्चन. हम क्वेश्चंस मरीज से भी पूछेंगे, लवाकिन से भी पूछेंगे, लोगों से भी पूछेंगे, और पूछेंगे कि क्या इसको प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं. तीसरा, एक्वायर और अप्रेज. फिर हम एविडेंस देखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछने से ये हमें आंसर्स मिले, इसके बेसिस पे ये चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं और डायग्नोसिस बन रहा है. और फिर हम अप्लाई करेंगे, मरीज से बात करेंगे, उसको जो गाइडलाइंस हैं वो देंगे, बायोलॉजिकल मॉडल पे, साइकोलॉजिकल मॉडल पे, सोशल मॉडल पे, और चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे. सो ये 5 A's की डिस्क्रिप्शन उसने दी है, और ये 5 A's आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. अब उसमें बड़ा सिंपल सा सवाल जो अक्सर लोगों से पूछा जाता है, व्हाट इज द एविडेंस एंड व्हाई डज इट मैटर. हम क्यों बात करते हैं कि जी हमें साइकियाट्री में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करनी. ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, क्यों लोग हमें इतना तंग करते हैं कि जी आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करें. क्यों डॉक्टर नासिर आपको ये ऑक्सफोर्ड पढ़ाने की और नए पैरामीटर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा है. क्यों साइकियाट्री को इम्प्रूव होना चाहिए पाकिस्तान में भी, जैसा कि बाकी दुनिया में हो रही है. सो वो एविडेंस बेस्ड किस बला का, बीमारी का नाम है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन दिस chapter actually. Decision making processes are enhanced through the use of valid and reliable evidence. Evidence is the information we gather on which to base or support our decisions. हम अगर किसी शख्स को ईस्टेलोप्राम प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हम उसको 2.5 मिलीग्राम देंगे, 5 मिलीग्राम देंगे, 10 देंगे, 20 देंगे, 30 देंगे, या 40 तक भी लेकर जा सकते हैं. अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जो लोग यहाँ पे हाजरीन हैं बेशक चैट बॉक्स में मुझे जवाब दे दो, अगर आप लोग सामने नहीं आना चाहते. कितने लोगों ने आप में से देखा है
कि ईस्टालोप्राम पाकिस्तान में 40 मिलीग्राम किसी ने प्रिस्क्राइब की हो? एनीबडी रेज योर हैंड्स। सर पाकिस्तान में नहीं देखा. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी इज आल्सो अ डॉक्टर. शी वाज सफरिंग फ्रॉम पीएमएस. तो उसकी साइकियाट्रिस्ट ने, शी लिव्स इन कनाडा, उसको 40 mg दिया था. और उसने, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा था तो वो उन्होंने, मतलब जो आर्टिकल पढ़ा था उस वक्त मुझे रेफरेंसेस याद नहीं, बट दे सेड दैट दिस इज अप्रोप्रिएट डोज 40 mg एसिटालोप्राम फॉर पीएमएस. तो तब मुझे पता चला कि इस डोज पे भी दिया जाता है, बट मैंने इसे अपनी नजरों के सामने नहीं देखा. अब देखो ये कितनी तुमने अच्छी बात की, इतनी अच्छी बात की, और इसको ही सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. व्हाई दे कैन प्रिस्क्राइब escitalopram 40 milligrams in Canada and why not in Pakistan? That's unfortunate. इसी के ऊपर बात कर रहा हूं कि हमें चलना है एविडेंस बेस्ड. और एविडेंस बेस्ड का मतलब यह कि हमारे पास रैशनल हो, हमारे पास ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स हों, उन ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स में अप्रोप्रिएट जगह पे वो पब्लिश हुए हों, और वो पेपर्स किस चीज के बारे में क्या कह रहे हैं उसकी एप्लीकेशन करें. ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर रिलाय करता है और उसी की डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि जी एविडेंस बेस्ड का क्या मतलब है. उसमें कहता है जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिसर्च कौन सी होगी, ठीक है, उसको हम रिसर्च को कैसे पढ़ेंगे. अब इसने कहा है जी कि अगर आप चाहते हैं कि आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करें तो बेस्ट रिसर्च जो आपको पढ़नी चाहिए वो है मेटा एनालिसिस. ठीक है, आपको मेटा एनालिसिस पढ़ने चाहिए अपनी साइकियाट्रिक प्रैक्टिस में. जो रिसर्च पब्लिश हो रही है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर उसका मेटा एनालिसिस पढ़ा जाए. एक चीज साइकियाट्री में इस्तेमाल होती है कॉकरेन रिव्यू. कॉकरेन एक ग्रुप का नाम है जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के रिव्यूज छापते हैं, और कॉकरेन रिव्यू मेटा एनालिसिस से भी ज्यादा स्ट्रांग है. ठीक है, उनमें क्या फर्क है और क्या होना चाहिए, ये रिसर्च डोमेन का लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन बहरहाल ब्रीफली बता दूं. जहां पे भी हम साइकियाट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज की बात की है, मुख्तलिफ अप टू डेट नॉलेज की बात की, एविडेंस बेस्ड चीजों की बात की है, वहां पे हम अपडेटेड वर्जन अगर नहीं होंगे तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे. और अगर हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे तो जो हमारे साइकियाट्रिस्ट पाकिस्तान से चल के कनाडा आ जाते थे या अमेरिका चले जाते थे या दुनिया में और जगहों पे प्रैक्टिस करते थे, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी. सो हमें अगर FCPS लेवल पे चलना है, एविडेंस बेस्ड चलना है, मेटा एनालिसिस को पढ़ना है, कॉकरेन रिव्यूज को पढ़ना है और उनको ट्रांसफॉर्म करना है अपनी एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस में. और ये जो नई टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं इनको पढ़ के समझ के अंडरस्टैंड करके अप्लाई करना. और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे एग्जाम्स भी पुराने रह जाएंगे, कंपटीशन में मार खाएंगे. इसकी भी मैं छोटी सी एग्जांपल ये दे दूं कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब हम शुरू में पर्चे बनाया कर जाते थे, पर्चे बनाने CPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन, तो दो किस्म के सीनियर्स हमें मिलते थे. एक वो सीनियर्स जो बहुत डायनेमिक थे, जो आपके साथ बैठते थे और मुख्तलिफ सवालात को कंस्ट्रक्ट किया जाता था, उसको इंटरनेट पे सर्च करना, उसका एविडेंस ढूंढना, उसको कोरिलेट करना और अच्छा सवाल बनाना, ये एक आर्ट है. और फिर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करना कि उस अच्छे सवाल का जवाब भी वो अच्छा दे. सो इससे नॉलेज बढ़ता है, प्रैक्टिस अच्छी होती है, FCPS का स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है. और कुछ वो एग्जामिनर्स भी हमारे सीनियर्स होते थे जो बस जाते थे और बैंक में से सवाल उठाया और पर्चा बनाया और भेज दिया. सो दोनों किस्म के हमें एग्जामिनर्स मिलते थे, वो जो अच्छा पेपर बनाते थे और वो जो सिर्फ बैंक से पेपर उठा के बनाते थे. आइडियली स्पीकिंग हमें हर दफा 30 to 40% क्वेश्चंस नए चीजों के बारे में रखना चाहिए, अपडेटेड नॉलेज के ऊपर. अगर हम 100% पेपर बैंक से उठा के बना देंगे तो अच्छा नहीं बनेगा. बट ऑब्वियसली यू पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन इट. दिस इज जस्ट माय वॉइस टू द पीपल
who will be the examiner or who are the examiner or who probably are working as the examiner to do that. Anyways, if my voice will be heard. Anyway, आगे चलते हैं. इसमें न्यूरो साइंस बेस्ड, बस ये लास्ट है, ज्यादा तंग नहीं करूंगा होपफुली. सो ये भी चैप्टर काफी सिग्निफिकेंट है, इसलिए मेरा ख्याल था मैं ज्यादा टाइम इस पे गुजार दूं. न्यूरो साइंस बेस्ड नोमेनक्लेचर फॉर साइकोट्रोपिक ड्रग्स. अब जितनी दवाइयां आप इस्तेमाल कर रहे हैं साइकाइट्री में, उनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज कर दिया उन्होंने, और उसमें दवाइयों के नाम वही हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी में जा रही हैं उसको भी चेंज कर दिया. क्यों चेंज कर दिया, उसका रैशनल उसने बयान करने की यहाँ पे कोशिश की कि उसने नया क्लासिफिकेशन सिस्टम फार्माकोलॉजी में, साइकोट्रोपिक की फार्माकोलॉजी में क्यों दे दिया. फॉर मेनी इयर्स देयर हैज बीन अ डिससैटिस्फैक्शन with the nomenclature widely employed to classify the medicines used in the treatment of psychiatric disorders. एक रेस्टलेसनेस थी. हम कहते थे जी एंटीसाइकोटिक में टिपिकल, एटिपिकल, फिर एटिपिकल में हमने कहना शुरू कर दिया जी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. सो चीजें चेंज होती जाएगी. अब उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिवाइज किया. आई डोंट नो नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टे करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल वैलिड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसका बेस चेंज हो गया. इस पर थोड़ा सा मैं ज्यादा बोलूंगा. नर्वस सिस्टम के अंदर 7 ग्रुप्स बना दिए. एनेस्थेटिक्स NO1, एनाल्जेसिक NO2, एंटी एपिलेप्टिक्स NO3, anti-Parkinsonism NO4, psycholeptics NO5, psychoanaleptics NO6, and then NO7 others. NO6 psychoanaleptics are further divided into 4 categories. NO6A antidepressants, NO6B psychostimulants, NO6C which includes NO5 and NO6 together, psycholeptics and psychoanaleptics, and NO6D which is anti-dementia medication. This is the first terminology for drugs targeting the nervous system. So जो तमाम नर्वस सिस्टम की दवाइयां हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो साइकाइट्री में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि इसमें जो एनेस्थेटिक्स या एनाल्जेसिक्स या एंटी एपिलेप्टिक्स या एंटी पार्किंसनिज्म दवाइयों की बात हो रही है, ये ज्यादातर न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है. लेकिन ये तमाम CNS की दवाइयां NO1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 कैटेगरीज हैं सिर्फ, और 6 की कैटेगरीज में फर्दर 4 कैटेगरीज हैं. एंटी डिप्रेसेंट, साइकोस्टिमुलेंट्स, NO5, NO6 combined together, and anti-dementia. It's a very simple classification, but you should be able to understand it. 7 मेन कैटेगरीज और 6 की 4 सब कैटेगरीज. दैट्स इट. ठीक है, ये बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं. फिर NO5 जो है, जो साइकोलेप्टिक्स हैं, उनको फर्दर डिवाइड कर दिया. उसमें NO5A है. NO5A इज एंटीसाइकोटिक्स. ठीक है, सिंपल याद रखिएगा. NO5 जो है वो A एंटीसाइकोटिक्स है. अब एंटीसाइकोटिक्स में उसने टिपिकल, एटिपिकल और वो सारी कैटेगरी खत्म कर दी. उसने उसको नाम दे दिया NO5A जो कि एंटीसाइकोटिक है. A फिनोथायाजीन्स विद एलिफेक्टिक साइड चेन, उसके अंदर क्लोरप्रोमाजीन, प्रोमाजीन, ट्राइफ्लूपैराजीन. NO5A-B phenothiazine with piperazine structures, flufenazine, perfenazine, chlorphenazine, trifluperazine. इसको अभी बहुत ज्यादा ध्यान से याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो कि NO5 जो है वो A एंटीसाइकोटिक है. उसमें A फिनोथायाजीन है, B फिनोथायाजीन विद पाइपराजीन है, C फिनोथायाजीन विद पाइपराडीन है, D ब्यूटायरोफिनोन है, E इंडोल डेरिवेटिव है, F थायोजेंथीन है, G
डाइफिनाइल ब्यूटाइल पाइपराडीन डेरिवेटिव्स हैं, H डाइजापीन्स, ऑक्साजापीन्स, थायाजापीन्स एंड ऑक्सापीन्स हैं, L बेंजामाइड्स हैं और N लिथियम है। कुछ समझ आई कि बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो? मकसद कंफ्यूज करना नहीं है, मकसद सिंप्लीफाई करना है। एंटीसाइकोटिक्स की क्लासिफिकेशन, नई क्लासिफिकेशन सिस्टम में NO5A है। NO5A में ABCDEFGHI तक डोमेन्स हैं और सारी एंटीसाइकोटिक जितनी भी आज तक इस्तेमाल होती हैं सब इस कैटेगरी में समा दी हैं उन्होंने, राइट? एक चीज याद रखिएगा। दूसरी, एंटी डिप्रेसेंट्स को NO6A कर दिया। NO6 क्या था? NO6 था साइकोएनालेप्टिक्स, उसमें NO6A एंटी डिप्रेसेंट है। उसमें AA इज नॉन सेलेक्टिव मोनोमीन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें TCAs और NRIs हैं। B SSRIs हैं। F मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं। G इनहिबिटर्स B हैं। AX अदर एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। उसमें बाकी सारी क्लासिफिकेशंस के दवाइयां उसके अंदर शामिल होगी। सो वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया। आखिरी जो दिखाना चाह रहा था, ओके, ये मैंने बता दिया, एक और था। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम, जितनी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त दुनिया में काम कर रही है साइकोफार्माकोलॉजी की, ठीक है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके बनाई है। उसमें ECNP, ACNP, ASCNP, CINP और जूफर या अयूफर जो भी ग्रुप है, वो सारे ग्रुप्स इसमें शामिल हैं। और वो कहते हैं जी कि ये रिकमेंडेशंस सारे जर्नल्स ऑफ साइकाइट्री, जिसमें लांसेट ग्रुप है, बायोलॉजिकल साइकाइट्री, न्यूरो, सब की मिला के कंसाइज रिपोर्ट है। सो आपको इसको अंडरस्टैंड करके इसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। सो नेक्स्ट टाइम कोई आपको अगर एंटी साइकोटिक पढ़ा रहा होगा तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन एंटी साइकोटिक्स की चेंज हो गई, एंटी डिप्रेशन की क्लासिफिकेशन चेंज हो गई, साइकोट्रोपिक्स जितनी भी साइकाइट्री की दवाइयां थी उसकी दवाइयां चेंज हो गई। और फिर आखिरी चीज जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। थोड़ा सा याद कर लें कि ये टेबल इंतहाई इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। और आई एम सॉरी कि मुझे चश्मा उतार के दूसरा चश्मा लगा के इसको बताना पड़ेगा। ये जो आखिरी टेबल है, ये छोटा सा टेबल, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। फार्माकोलॉजिकल डोमेन्स, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स मेंशन किए गए हैं, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, गाबा, ग्लूटामेट, हिस्टामीन, ऑरेक्सिन, मेलाटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, ओपियोइड एंड सेरोटोनिन। सो ये 10 न्यूरोट्रांसमीटर्स का जिक्र है। इसमें से शायद एक ऑक्सिरिन का आपने ना सुना हो, बाकी शायद आपके सुने सुनाए। और इनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं वो भी 9 किस्म के हैं। या वो रिसेप्टर एगनिस्ट हैं, या वो पार्शियल एगनिस्ट हैं, या वो एंटेगनिस्ट हैं, या वो इनहिबिटर्स हैं, या वो रिलीजर्स हैं, या वो एंजाइम इनहिबिटर है, आयन चैनल ब्लॉकर है, पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है, या एंजाइम मॉड्यूलेटर है। अब आप सारों ने मुझे कहना है कि ये क्या बकवास करी जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। सो हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स 10 किस्म के पता होने चाहिए जो साइकाइट्री में इस्तेमाल होते हैं। उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के किस किस्म के इफेक्ट ब्रेन में होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। वो एगनिस्ट हो सकते हैं, पार्शियल एगनिस्ट हो सकते हैं, एंटेगनिस्ट हो सकते हैं, इनहिबिटर्स हो सकते हैं, रिलीजर्स हो सकते हैं। अगर हमें पता होगा तो हम जिस मरीज को डायग्नोसिस के बाद दवाई दे रहे हैं वो हम सही क्लिक करवाएंगे।
उस कॉम्बिनेशन को। आमतौर पे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट के नुस्खे आप देखें, एक एंटी डिप्रेसेंट, एक एंटीसाइकोटिक, एक मूड स्टेबलाइजर, एक बेंजोडाइजेपिन और एक कोई मल्टीविटामिन, 5 दवाइयां तो लाजमी है। दे आर नॉट एक्चुअली प्रैक्टिसिंग साइकियाट्री, दे आर प्रैक्टिसिंग पीरी मुरीदी। अगर एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट है तो वो दवाई लिखेगा डायग्नोसिस के बेसिस पे। अगर डायग्नोसिस आपका सही है तो दवाई भी सही है, और दवाई सही है तो उसका कॉम्बिनेशन भी सही है, और कॉम्बिनेशन सही है तो वो एगनिस्ट है या एंटागनिस्ट है या रिलीजर है, उसके बेसिस पे डिपेंडेंट है। और उस पे बेसिस पे डिपेंडेंट है तो वो प्रॉपर न्यूरोट्रांसमीटर को क्लिक कर रहा है, और अगर वो प्रॉपर न्यूरोट्रांसमीटर को क्लिक कर रहा है तो मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ और डायग्नोसिस करेक्ट हो जाएगा। और अगर नहीं तो वो लटकता रहेगा, जैसे हमारे बेचारे मरीज रुलते रहते हैं, सालों साल दवाइयाँ खाते हैं, ठीक नहीं होते। मेरे पास जो ट्रेनीज मेरे क्लिनिक पे आते हैं और देखते हैं तो मैं उनको अक्सर दिखाता हूँ स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज ठीक होके नॉर्मल बैंकों में और मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं और कर सकते हैं, अगर हम उनको ठीक करना चाहें तो। अगर सेम बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है तो व्हाई नॉट अदर्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ इफ यू हैव पीपल हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, और अगर कोई सवाल नहीं है तो इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने बताया कि इन्होंने जो न्यू क्लासिफिकेशन है एंटीसाइकोटिक्स के साथ इन्होंने लिथियम को इंक्लूड किया है, तो सर इसका कोई स्पेशल रीज़न बताया गया है? क्योंकि लिथियम इटसेल्फ इज़ नॉट एन एंटीसाइकोटिक, पहले तो हमने यही पढ़ा था।